नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करते हैं मेनिया के बारे में। दोस्तों, मेनिया जो साइकेट्रिक का जो टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी में भी आता है और इसके बारे में जानने में चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज अपन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में अपन पढ़ने वाले हैं इसको। और मेनिया, चूंकि आपको पता है बाइपोलर डिसऑर्डर का एक डिसफंक्शन है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है इसमें, तो इसमें दो पोल्स होते हैं। इसमें दो पोल होते हैं, एक तो लोअर पोल होता है और एक अपर पोल होता है। अगर लोअर पोल होता है तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन, और अपर पोल होता है उसको बोलते हैं मेनिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अपर पोल और लोअर पोल में? ये क्या है, यहाँ पे शो कर रहा है मूड को, मूड स्विंग्स, मूड को। ठीक है, तो इन दोनों में मूड चेंज होता रहता है। अगर मूड या फिर ब्रेन की एक्टिविटीज अगर इंक्रीज हो जाए तब तो उसको बोलेंगे मेनिया। अगर ब्रेन की एक्टिविटीज या फिर मूड डिक्रीज हो जाए उसको बोलेंगे डिप्रेशन। तो अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेनिया के बारे में। तो दोस्तों, मेनिया की अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, डेफिनेशन से। सॉरी, ये हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम चेंज इन मूड। एक्सट्रीम चेंज इन मूड मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे। अभी अभी मेनिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर की बात हो रही है अभी। तो बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है, इसमें एक्सट्रीम चेंज हो जाता है मूड में। एक्सट्रीम चेंज मतलब या तो मूड इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। और एनर्जी, एनर्जी में भी क्या होगा, एक्सट्रीम चेंज देखने को मिलेगा, या तो इंक्रीज मिलेगी या डिक्रीज मिलेगी। एंड द एबिलिटी टू फंक्शनिंग, और कोई भी काम करने की एबिलिटी, कोई भी काम करे उस एबिलिटी की या तो डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, उसको बोलते हैं अपन बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इसमें जो मूड चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है मूड। एनर्जी भी इंक्रीज होती है इसमें, एनर्जेटिक पर्सन होता है इसमें। ठीक है, और इसमें एबिलिटी टू फंक्शनिंग, जो कोई भी काम करने की जो क्षमता होती है, फिर कोई भी काम करना वो चाहता है, उसकी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज देखने को मिल जाता है इसमें, फंक्शनिंग। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से मेन अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज अ साइकेट्रिक मेंटल कंडीशन, ये अपने को पता है साइकेट्रिक की मेंटल कंडीशन है, करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम एलिवेटेड मूड। देखो, मैंने बताया था जो मूड है वो इंक्रीज हो जाता है मेनिया में, तो एक्सट्रीम एलिवेटेड मतलब इंक्रीज, मूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एनर्जी, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस देखने को मिलेगी। हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी मतलब कोई भी काम करेगा, वो कोई भी एक्टिविटी करेगा, चाहे घर की हो, चाहे खुद की हो, चाहे दूसरों की हो, बहुत जल्दी, बहुत ही हाइपर होगा। सपोज अगर उसको मैं, कोई भी मेनिया का पेशेंट, तो उसको ऐसे बोलूँगा मैं कि चल वो मेरी वॉच ला के दे मुझे वहाँ से, तो वो तुरंत जाएगा, तुरंत आएगा। उसको बोलूँगा चलो सब्जी काटते हैं, तो सब्जी अगर वो काटेगा तो बहुत जल्दी जल्दी काटेगा। या फिर जैसे उसको बोल दिया कि कोई भी काम मेरा फ़ोन ला के दे, तो बहुत जल्दी जाएगा, जल्दी आएगा, बहुत फुर्तीला इंसान होगा वो। तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी होने लग जाएगी इसकी। ठीक है, और मूड बहुत एलिवेटेड, बहुत ज़्यादा चेंज मतलब इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी उसका जो मूड जो है, जो माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो स्विंग्स होने लग जाएंगे। जैसे कभी तो बात करेगा अपने घर की, कभी बात करेगा हिमालय पर्वत की करेगा, कभी कहीं और की बात करेगा, कभी स्कूल की बात करने लग जाएगा। मतलब किसी कोई एक थॉट पे वो स्टेबलाइज नहीं रह पाएगा, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे उसमें। आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अनयूजुअल थॉट प्रोसेस। देखो, अनयूजुअल थॉट प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस है वो भी अनयूजुअल होगी, बहुत जल्दी जल्दी थॉट्स आएंगे उसके मन में। जैसे कोई भी, अभी मैं बता ही दिया, जैसे कभी किसी और की बात कर रहा है, कभी किसी और की बात कर रहा है, कभी किसी की बात कर रहा है, तो ऐसे मूड स्विंग्स होंगे। तो अपन ने डेफिनेशन में समझ लिया कि मेनिया जो वो हाइपर एक्टिविटी होती है, पर्सन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, थॉट प्रोसेस स्विंग्स रहते हैं, कभी कुछ और सोचता है, कभी कुछ और सोचता है, बहुत जल्दी जल्दी। अब इंसिडेंस की बात कर लेते हैं इसमें। इंसिडेंस क्या होता है, 0.1 से 6% पर्सन में मिलती है, और एडल्ट मोस्टली सीन इन पीपल्स हैव मैरिड और डाइवोर्स। मतलब मोस्टली किस में दिखेगा, ये एडल्ट्स में दिखेगा, और एडल्ट्स में भी किस में, जो अनमैरिड हो, जिसकी शादी नहीं हुई हुई हो, या फिर कोई डाइवोर्स हो।
जिस जो डाइवोर्स हो गया उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी ईटियोलॉजी की, मतलब क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये जो मेनिया है वो हो सकता है, मूड चेंज हो सकता है, या फिर बाइपोलर से अफेक्टेड हो सकता है पेशेंट। देखो या तो उसके जो आनुवांशिकता है, जैसे उनके दादा वगैरह है या फिर पिताजी है, उनके सिस्टर वगैरह है, तो उन्हीं में अगर वो अफेक्टेड है तो कुछ जीन्स का इफेक्ट मिल सकता है, तो हेरिडिटरी भी हो सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, अगर पूरे दिन वो स्ट्रेसफुल रहे, मतलब चिंता से भरा हुआ है, मान लो कोई पैसों का कर्जा है तो उसकी चिंता रहे, या फिर फ्रेंड सर्कल में उसकी बेइज्जती कर दी तो उसकी वजह से उसमें एनजाइटी इंक्रीज हो गई, या फिर कहीं भी शादी वगैरह में, कहीं भी बर्थडे पार्टी में गए तो मजाक मजाक में उसके साथ मजाक कर लिया, लेकिन वो तो उसको एकदम डीपफुल फीलिंग्स ले गया, मतलब बहुत बुरा मान गया, और उसकी वजह से या उसकी एनजाइटी बढ़ गई हो, या फिर कोई जैसे उसके पिताजी है, चार पांच आदमी के बीच में उसको डांट दिए तो उसकी एनजाइटी बढ़ गई हो, तो ऐसे क्या स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो गए होंगे जैसे, या फिर कोई भी काम कर रहा हो सभी के सामने, वो कोई भी काम कर रहा हो वो काम सही से नहीं किया हो, तो उसकी वजह से उसमें एनजाइटी बढ़ सकती है, तो इसलिए मेनिया कोज कर सकता है। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब अपने आस पड़ोस में जो भी लड़ाइयाँ वगैरह होती है, या फिर लड़ाई वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वो पर्सन, तो उसकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो ऐसी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, वो हमेशा फाइट और फ्लाइट मूड पे होता है, जैसे या तो मर दूं या मार दूं किसी को, बस ये कंडीशंस होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब कोई भी लड़ाई झगड़े वगैरह में ज़्यादा रहा हुआ हो, या फिर बाहर के लड़ाई झगड़े में कोई लीगल केस लगा हो, इलीगल केस लगा हो, कोई पुलिस स्टेशन में गया हो, या फिर तो उसकी वजह से भी मेनिया हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है, कोई भी डिसऑर्डर होता है न्यूरोलॉजी का, जैसे एल्जाइमर्स डिजीज हो गई या फिर पार्किंसंस डिजीज हो गई, जिसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कौन कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, सीरोटोनिन, डोपामिन हो गया, तो ये अगर इनकी जो लेवल है वो अल्ट्रेशन आ गया तो उनकी वजह से भी हो सकता है। डिजीज कंडीशन जैसे अल्जाइमर्स डिजीज, उनकी वजह से भी हो सकता है। या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब सपोज किसी को क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपो मतलब डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज हो रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इसकी वजह से अगर ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो ब्रेन की सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो कि विद इन 10 मिनट्स उसमें ऐसी एक्टिविटी होने लग जाती है जो कि रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं रहती ब्रेन की सेल्स में। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक बार डैमेज हो गए तो वापस रीजनरेट नहीं हो सकते, तो अगर लगभग 10 मिनट तक उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई ब्रेन को, तो उसके बाद उसके सेल्स जो है वो डैमेज होने लग जाएंगे, और डैमेज होने के बाद वो वापस रीजनरेट कर नहीं पाएंगे, और वो अपनी जो फंक्शनिंग है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, मेमोरी भी डिस्टर्ब हो जाएगी इसमें, और फंक्शनिंग सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होते हैं जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हाइपरथायराइडिज्म हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो ऐसे जो डिसऑर्डर होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है मेनिया। नेक्स्ट आता है ड्रग इंड्यूस्ड। ड्रग इंड्यूस मतलब अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, डिप्रेशन मतलब उसकी जो एनर्जी लेवल है वो एकदम डाउन है, हाइपो एक्टिविटी कर रहा है वो, या फिर मूड जो है एकदम डिक्रीज्ड है, तो उनको अपन ऐसी दवाई देंगे जिससे उसका मूड स्विंग्स हो सके, मूड मतलब इंक्रीज हो, और वो इन्वॉल्व हो सके सभी के, जैसे फ्रेंड सर्कल में ऐसे इन्वॉल्व हो सके। डिप्रेशन को ठीक करने वाली दवाई अगर वो ज्यादा दे दी, या फिर ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई, तो अगर ज्यादा एग्रेशन हो गया मूड, तो वो मेनिया को कोज कर सकता है। ड्रग इंड्यूस्ड ऐसे हो सकती है। देखो अपन ईटियोलॉजी की बात कर लिए, अब बात कर लेते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। भाई जैसे कोई मेनिया का पेशेंट हो गया तो अपन कैसे पहचाने, कौन कौन से सिम्टम्स उसमें प्रेजेंट होंगे जिसको देख के अपन उसको मेनिया का पेशेंट पहचान सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो सिम्टम आएगा वो होगा बिकम एंग्री क्विकली। एनर्जेटिक तो वो पहले से है ही एकदम, और मूड स्विंग्स भी उसमें बार बार, कभी कुछ और माइंड में आ रहा है, कभी कुछ और माइंड में आ रहा है। तो एंग्री क्विकली, बहुत ज्यादा गुस्सालू होगा वो, बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाएगा अगर उसकी बात कोई माने नहीं, या फिर वो कुछ भी मेरे को बोल दिया, अगर कोई मेनिया का पेशेंट है वो मुझे कुछ भी बोल दे और मैं उसकी बात नहीं मानूं,
या फिर मैं उसकी बेइज्जती कर दूं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेशन हो जाएगा, हम मारने मरने पे उतारू हो जाएगा वो, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें एनजाइटी इंक्रीज हो जाएगी, एनजाइटी इंक्रीज होगी तो मेनिया के सिम्टम्स आएंगे उसमें, और मेनिया के सिम्टम आएंगे तो बहुत ज़्यादा एंग्री, मतलब छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा होने लग जाएगा। नेक्स्ट जो है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब एक आइडिया, आइडिया मतलब थॉट, तो एक थॉट पे वो रुक नहीं पाएगा। कभी तो बोलेगा चलो खाने पीने की बात आएगी तो कभी कभी इस चीज़ की सब्जी बना लो, या फिर नहीं नहीं इस चीज़ की सब्जी बना लो, या फिर इस चीज़ की सब्जी, ऐसे मतलब थॉट्स उसमें चलते रहेंगे। कभी बोलेगा चलो कहीं पे भी घूमने चलना हो तो वहाँ पे चलते हैं, फिर थोड़ी देर में बोलेगा नहीं नहीं वहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, या फिर यहाँ नहीं वहाँ चलेंगे। तो ऐसे थॉट प्रोसेस आने लग जाएंगे उसमें। कभी मेरे बारे में बात करेगा, कभी किसी और के बारे में बात, कभी खुद की बताने लग जाएगा, कभी ऐसे अननोन पर्सन की बताने लग जाए, तो ऐसे थॉट प्रोसेस चेंज होते रहेंगे उसमें। नेक्स्ट अनलिमिटेड एनर्जी। अनलिमिटेड एनर्जी देखो हाइपर एक्टिविटी होगा तो वो मैं बता ही दिया, जैसे कोई भी अपन उसको काम बोलेंगे तो तुरंत करेगा वो। नेक्स्ट डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन मतलब कोई भी चीज़ उसको दिख जाएगी तो वो उसको गलत वे में समझेगा। अगर मैं चाकू लेके अगर मैं सब्जी काट रहा हूँ और अगर वो मेरे पास में खड़ा है तो वो क्या सोचेगा, इसने चाकू इसलिए ले रखा है, मुझे मारना चाहता है, ये डिल्यूजन है। या फिर दो आदमी उसके सामने बात करते रहेंगे तो वो ऐसे सोचेगा कि ये दोनों आदमी मेरे बारे में बात कर रहे हैं। या फिर कोई भी आदमी अगर उसको बुलाएगा कि यहाँ पे आ, तो वो जाएगा नहीं, वो सोचेगा मुझे मारने के लिए बुला रहा है। तो ये क्या फॉल्स परसेप्शन, नेगेटिव थिंकिंग आने लग जाएगी उसमें, इसको बोलते हैं डिल्यूजन। नेक्स्ट एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी रहेगी, देखो पर्सनैलिटी होती है दो टाइप की, इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड मतलब बहुत ज़्यादा मिलने जुलने वाला रहेगा, वो फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होगा, हमेशा ग्रुपिंग में रहना पसंद करेगा, हमेशा ऐसी जगह जाना पसंद करेगा जहाँ पे उसको मज़ा आए, और मज़ा उसको ग्रुपिंग में आएगा। कहीं जैसे डीजे वीजे चल रहा हो तो वहाँ पे अपने आप नाचने लग जाएगा। अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा वो, हमेशा सबके साथ में रहना पसंद करेगा, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट होती है डिक्रीज इन एपेटाइट। एक इसमें एक और बताया था मैं, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्टेड, तो इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी का मतलब ऐसा होता है कि जो आदमी जैसे अपने ही ख्यालों में डूबा रहे, किसी को किसी से मतलब नहीं है, हमेशा घर में भी अकेला रहे, किसी से ज़्यादा बात ना करने का मन हो उसका, तो इस जैसे इस पर्सनैलिटी को क्या बोला जाता है, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट डिक्रीज इन एपेटाइट। एपेटाइट डिक्रीज होगी मतलब भूख नहीं लगेगी उसको। मेकअप इन कलरफुल, ये देखो हमेशा वो ऐसे मेकअप करके चलेगा, मतलब उसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होगा उसको, वो हमेशा ऐसा चाहेगा कि सभी जितने भी पर्सन वहाँ पे है या फिर जो भी है वो सब मेरी तरफ देखे। तो हमेशा वो मेकअप करेगा और कपड़े ऐसे पहनेगा जैसे डार्क कलरफुल हो, जैसे रेड कलर की शर्ट पहन लिया, डार्क रेड की पैंट पहन लिया, या फिर पैरेट कलर की शर्ट पहन लिया, पैरेट कलर की पैंट पहन लिया। तो ऐसे कलरफुल कपड़े पहनेगा, एकदम हाईलाइट हो जो सभी उसकी तरफ ध्यान दे। नेक्स्ट पुअर जजमेंट। देखो थॉट प्रोसेस हो रहा था कि जैसे कभी किसी के बारे में सोच रहा था, कभी किसी के बारे में सोच रहा था, तो जजमेंट तो किसी एक बात पे तो जजमेंट वो कर ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट हाई रिस्क एक्टिविटीज। हाई रिस्क एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेगा वो। हाई रिस्क एक्टिविटीज जैसे कोई भी उसको बोल दिया कि तू 5वीं मंजिल से कूद जाएगा, तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ मैं कूद जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उसको हाई रिस्क एक्टिविटीज लेना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, हमेशा एकदम मरूं या मर जाऊं ऐसी कंडीशन पे रहेगा ये मेनिया का पेशेंट। नेक्स्ट कौन सी रहेगी, डिक्रीज स्लीपिंग पैटर्न। डिक्रीज स्लीपिंग पैटर्न डिक्रीज होगा, मतलब पूरी नींद नहीं आए, या तो उसको नींद नहीं आएगी, या फिर इतनी ज़्यादा हाइपरसोमनिया हो जाएगा उसमें कि इतनी ज़्यादा नींद आएगी वो उठेगा ही नहीं, तो डिक्रीज हो सकता है ना। हाइपरसोमनिया प्रेजेंट नहीं होगा, इंसोमनिया प्रेजेंट होगा इसमें कि सही से नींद नहीं आ पाएगी। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन यहाँ पे पढ़ लिए, अब इसकी अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट की, कि अगर मेनिया का पेशेंट है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं अपन। तो दोस्तों मैनेज करने के लिए जो मेनिया का जो पेशेंट है, जो मेनिया जो डिसऑर्डर है साइकेट्रिक में, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। देखो
जो मैनेजमेंट करेंगे अपन, एक तो फार्माकोलॉजिकल करेंगे, फार्माकोलॉजिकल मतलब दवाइयों से करेंगे, जैसे मेडिसिन से करेंगे। और नेक्स्ट करेंगे थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट, थेरेप्यूटिक मतलब थेरेपीज देंगे उसको, ठीक है। तो दो तरीके से करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है लिथियम कार्बोनेट। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेनिया की। जो मेनिया जो होता है ना, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कंपटीशन एग्जाम्स में भी, और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिथियम कार्बोनेट हो गई, ये देंगे। सोडियम वालप्रोएट हो गई, जैसे सीजर्स वगैरह आ रहे हैं उसमें, या फिर वो थॉट प्रोसेस अनयूजुअल आ रहे हैं तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए अपन सोडियम वालप्रोएट दे सकते हैं। नेक्स्ट कार्बामेजापाइन हो गई, ये भी एंटी कन्वर्जल ड्रग्स है, अगर बहुत ज़्यादा सीजर्स वगैरह आ रहे हो तो उसको दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। अपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कोई भी मैनेजमेंट लिखते हैं तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, थेरेपेटिक मैनेजमेंट पे दिया जाता है, क्योंकि जो साइकेट्रिक है ये ब्रांच ही कुछ ऐसी है कि इसमें दवाइयों को छोड़ के थेरेपीज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि थेरेपीज से ज़्यादा रिलीफ मिलता है पेशेंट को, है ना। तो इसमें नेक्स्ट जो है थेरेपेटिक ट्रीटमेंट अपन देखते हैं। इसमें होती है फर्स्ट ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि ब्रेन के अटैच करते हैं, बाद में उसमें क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोवाइड की जाती है उसकी बॉडी में, और उसको देने से पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, बीपी कफ बांधा जाता है, यहाँ पे बाइसेप्स पे बीपी कफ बांधा जाता है एकदम 180 डिग्री तक उसको इन्फ्लेट करके। क्योंकि ईसीटी के बारे में एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ईसीटी क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में। तो अभी तो ईसीटी के बारे में ऐसे ही पढ़ लो कि ईसीटी दी जाती है मेनिया में। नेक्स्ट फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी मतलब फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनको समझाया जाता है कि आप जो मेनिया का पेशेंट है उसके साथ ऐसे ऐसे बिहेव करो, जैसे कोई भी वो बात माने तो उसको मना मत करो, हमेशा एक्सेप्ट करो। कोई भी बात ना मानने वाली हो तो उसको डायरेक्ट वे में मना मत करो, ऐसे धीरे धीरे मना करो। ट्रस्टफुल एनवायरनमेंट डेवलप करो। फैमिली जो पेरेंट्स है उनको बोला जाता है, फिर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो वैसा ही बिहेव करते हैं उसके साथ। तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। साइकेट्रिक के देखो डिजीज कंडीशन ऐसी होती है, ऐसे नहीं कि तुरंत रिलीफ मिल जाए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है। किसी को 6 महीने में रिलीफ मिले, किसी को 5 साल में रिलीफ मिले, धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा, ठीक है, ऐसे है। नेक्स्ट बिहेवियर थेरेपी देंगे। बिहेवियर जैसे कैसे कैसे बिहेव करे सबके बारे में, ये बिहेवियर थेरेपी। कोग्निटिव थेरेपी देंगे, जैसे इंटेलेक्चुअल थेरेपी हो गई, या फिर अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझने की कैसे समझा जाए, तो वो सभी ये थेरेपीज अपन बताएंगे। नेक्स्ट जो अपना लास्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल आता है, नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, रिमूव हजार्डियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अगर कोई मेनिया का पेशेंट है तो उसके आसपास में कोई हजार्डियस ऑब्जेक्ट ना रखे, जैसे कोई चक्कू हो गया, कोई गन वगैरह हो गई, या फिर कोई लकड़ी वगैरह हो गई, कोई पत्थर वगैरह हो गए, वो उसके पास में नहीं रखें। क्योंकि क्या पता सिम्टम्स आए तब वो खुद को तो हार्म पहुंचाए ले, खुद को पहुंचाने के साथ साथ दूसरों को और हार्म पहुंचा दे। तो सबसे पहले बात होती है हजार्डियस ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहिए उसके आसपास से। नेक्स्ट प्रोवाइड फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड। अगर उसमें इंसोम्निया जैसे डिक्रीज स्लीपिंग पैटर्न हो रहा था तो उसको सपोर्टिव कंप्लीट टाइम देना चाहिए। जैसे शाम को 8 बजे सोना है तो सोना ही है, वो एकदम टाइम टेबल बना लेना चाहिए उसके साथ, कि ताकि डिक्रीज स्लीपिंग पैटर्न ना हो। फ्रीक्वेंट रेस्ट प्रोवाइड करना है, मॉनिटर स्लीप पैटर्न, ठीक है। यूज कंफर्ट मेजर्स टू प्रमोट स्लीप। कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड करने हैं ताकि जो स्लीप है वो जल्दी आ जाए। कंफर्ट मेजर्स कौन से हो गए, जैसे दिन में अगर वो जग रहा है तब ऐसे काम करवा ले जिसमें उसके थकान चढ़ जाए, और थकान होगा तो नींद तो ऑब्वियसली आएगी। नेक्स्ट एनकरेज द क्लाइंट टू वेंटिलेट फीलिंग्स। जो क्लाइंट होता है उसके साथ में एक ट्रस्टफुल एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहिए। ट्रस्टफुल एनवायरनमेंट डेवलप करेगा तब क्या होगा, वो मेनिया का पेशेंट है वो उस क्लाइंट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, और ट्रस्ट करेगा तो वो जितनी भी फीलिंग्स है जिसकी वजह से उसमें एनजाइटी बढ़ रही थी, जैसे सपोज अगर कोई बर्थडे पार्टी में गए तो दोस्त वगैरह उसकी बेइज्जती कर दिए तो एनजाइटी बढ़ गई, तो मेनिक जो सिम्टम्स है वो आ रहे हैं,
तो अगर वो दूसरों के साथ वेंटिलेट कर देगा फीलिंग्स की, वो बताएगा कि बर्थडे में वो तो मेरे साथ ऐसे ऐसे बिहेव किया था, तो वो बंदा क्या बोलेगा, कोई बात नहीं यार, ऐसा तो चलता रहता है, मेरे साथ भी ऐसा किया था, तेरे साथ अकेले के साथ नहीं किया था, और ऐसे। तो उसकी एंजाइटी कुछ हद तक डिक्रीज हो सकती है। तो वेंटिलेट फीलिंग्स करना है। नेक्स्ट, हैव क्लाइंट फोकस ऑन टॉपिक, वन टॉपिक ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। जितनी ज़्यादा ट्राई कर सके, जितना ज़्यादा बेस्ट अपन प्रोवाइड कर सके, उतना ज़्यादा बेस्ट करेंगे कि वो बात करते टाइम हमेशा एक ही टॉपिक पे रहे। ऐसे नहीं कि बार बार में थॉट चेंज कर रहा है, बार बार में दूसरी बात बता रहा है। तो उसको हमेशा एक टॉपिक पे ही रखने की कोशिश करें। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, अवॉइड कॉम्पिटेटिव गेम्स। जो कंपटीशन के गेम्स होते हैं, जैसे चेस वगैरह हो गया, या फिर कोई रनिंग में हो गया, कंपटीशन गेम्स जितने भी होते हैं वो सारे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि सपोज अगर अपन कंपटीशन गेम्स उसके साथ करेंगे और अगर वो हार गया, तो उसमें एनजाइटी इंक्रीज हो जाएगी। वो सोचेगा कि यार मैं तो वापस हार गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो इस दुनिया में कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। तो वो एनजाइटी उसकी में इंक्रीज हो जाएगी और वो मैनिक सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी वीडियो यहीं तक। ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, या फिर कोई भी डाउट रह गया हो, अच्छे से मैं नहीं समझा पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दे, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को। ये धीरे धीरे अपन साइकेट्रिक के, एनाटॉमी के, सभी के धीरे धीरे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।